YouTube पर आप सभी से एक सवाल पूछा गया था कि नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट वीडियो कौन से शेयर के ऊपर आना चाहिए। तो मेजोरिटी जो आंसर मिला है हमें वो निकल के आया CDSL के ऊपर। अगर आपको भी लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर शेयर के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए, हम तो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए। आप भी चाहे डायरेक्टली हमें कम्युनिटी पर या फिर किसी भी वीडियो या फिर इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। अगर जो मेजोरिटी जो टॉपिक निकल के आएगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करते हैं यहां से। CDSL यानी बड़ा ही बेसिक समझने की कोशिश करें। जैसा इसका काम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस यानी डिपॉजिटरी, वैसा एग्जैक्टली इसका काम है। मैक्सिमम लोग हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बड़ा ही बेसिक में कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसका जो बिजनेस मॉडल क्या है। बाकी चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। करंट में इसके मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर रेड्डी हैं। एंड जो कंपनी फॉर्म हुई थी 1997 में हुई थी। कंपनी का जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन फॉर्म 1997 में हुई थी। इसका जो सिंबल है CDSL के नाम से, ये हम समझ गए। अभी एक चीज के ऊपर बात कर लें। अभी इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो सेटलमेंट का डे है वो T+2 में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली आज जैसी हालत थी वैसा पहले नहीं था। पहले क्या होता था, अगर एक साइकिल को पूरा होने में, यानी हमने यहां से कुछ खरीदा, ऑर्डर लगाया, फिर हमारे ब्रोकर तक गया, ब्रोकर ने उसके बाद एक्सचेंज, फिर एक्सचेंज से अगेन ब्रोकर से हम तक आने में, ये पूरा साइकिल को पूरा होने में लगभग या फिर रफली बात करूं 28 डेज तक लग जाते थे। और प्लस ये सारा जितना भी काम होता था ये फिजिकल वर्क होता था, यानी कि आपके बिहाफ पे ब्रोकर को करना पड़ता था। कुछ चीजें हमें भी करनी पड़ती थी। अदरवाइज जितना आसान आज है उतना आसान पहले नहीं था। कुल मिलाकर एक लाइन में कहीं मटीरियलाइज प्रोसेस था। जिस तरह से आज है डीमटीरियलाइज्ड, वैसा नहीं था। जब से ये कंपनीज आई हैं सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुई है, काफी सारी चीजें आसान हो चुकी हैं। एंड इसके बाद जैसे जैसे चीजें आसान हुई है, एडुकेशन भी बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि पहले आधे लोग तो इसी चक्कर में नहीं जाते थे, या फिर इन्वेस्ट नहीं करते थे, या फिर शेयर बाजार से घबराते थे। दूसरी चीज अभी जो हमने देखा है हम इस डेटा में देखेंगे अभी पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से लोगों का जो रुझान है, इंटरेस्ट है या फिर एजुकेशन है, इंक्रीज हो रही है शेयर मार्केट के ऊपर भी। किसी भी, अगर हम सिर्फ अपने कंट्री की बात करें तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है तो इस कंपनी के लिए वो अच्छी बात हो जाती है। कैसे हम समझेंगे, यहां एक समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कंपनी 1997 में फॉर्म हुई थी, लेकिन इसमें एक्चुअल जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 1999 से शुरू हो गया था। अब यहां आप देखिए 1999 से शुरू हो चुका था। इस कंपनी को अपने जो फर्स्ट CR है, फर्स्ट करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट को उसको ओपन करने में, यानी 1999 से 2015 लगे। रफली अगर बात करें 16 साल लग गए थे 1 करोड़ अचीव करने में। लेकिन आप यहां देखिए 2015 में कंपनी के पास 1 CR के आसपास एक्टिव अकाउंट थे। वहीं बात करें 2020 की बात करें या फिर अभी की बात करें 3 करोड़ हो चुके हैं। यानी किस तरह से 1 करोड़ को कंप्लीट करने में कंपनी को टाइम लगा, और उसके बाद किस तरह से लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करवाया है, आप यहां क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं। 3 CR करंट की बात करें तो यही हम बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का जो इंटरेस्ट बन रहा है, किस तरह के लोग, सबसे ज्यादा जो चीज है, जो अननेसेसरी का डर था एंड जो एजुकेशन है वो ज्यादा बढ़ रही है। एंड इसीलिए वो चीजें हमें डेटा के फॉर्म में दिख रहा है। अब ये डेटा जितना बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस कंपनी को फायदा होगा या फिर इस कंपनी को बेनिफिट होगा। प्लस दूसरी चीज क्या, आज जो डेटा हमें बता रहा है, जो 1 करोड़ से 3 करोड़ होना जितना टाइम लगा है, आने वाले टाइम में ये डेटा और भी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे जो एजुकेशन है वो और तेजी से बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों की जो अर्निंग है वो भी बढ़ रही है। एंड धीरे धीरे एक और चीज है, जो पहले जो इंटरेस्ट रेट था बैंक्स में, यानी जो पहले 8% फिर 6, 5, आज वो रफली बात करें 4% के आसपास आ चुका है। तो लोगों को अवॉइड करने, उसको मैक्सिमम लोग अब या फिर कुछ लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं कि 4% हमें यहां मिलेगा एंड उसके बाद कुछ पैसा हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ यहां डाल सकते हैं, कुछ शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का भी पैसा कहां आता है, मार्केट में ही आता है। तो धीरे धीरे जो अवेयरनेस है वो बढ़ते जा रही है, ये बढ़ेगी, लोगों का पैसा इधर आएगा। एंड जो बैंक, जो हमने बताया कि जो बैंक पहले 8 से अभी 4 में आ चुका है, उस चीज की वजह से इस कंपनी को फायदा ही होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल में जिस तरह से नंबर बढ़े और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। अब अच्छी बातें तो हमने कर ली। एक यहां पे एक रिस्क भी है इस कंपनी के लिए। वो रिस्क क्या है, इस कंपनी का डायरेक्टली जो बिजनेस है वो मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मार्केट जितना अच्छा करेगा उतना अच्छा है, इस कंपनी का प्रॉफिट होगा। लेकिन कभी फ्यूचर में, डेफिनेटली एक दिन आएगा वो, कभी फ्यूचर में मार्केट ने कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ समय के लिए
छोटा भी टाइम हो सकता है, बड़ा टाइम भी अच्छा हो सकता है। उस टाइम मार्केट ने अच्छा नहीं किया, तो उस टाइम जो लोगों के जो अकाउंट है, हो सकता है लोग वहां पे एक्टिविटी कम हो जाए, बंद हो जाए, या फिर मिनिमम हो जाए, जो रेट अभी है उस रेट से ना बढ़े। तो डेफिनेटली अगर वो गिरेगा, लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, तो इसके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ेगा, जो एक रिस्क इस कंपनी के लिए निकल के आएगा। पॉजिटिव बातें तो काफी सारी हैं, हमने देखी, एक जो रिस्क है वो भी बताना जरूरी हो जाता है। हमने जैसे डेटा देखा, हमने कुछ समझने की कोशिश की, अब आप देखते हैं हम यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने 18 से लेकर 21 तक का डेटा है, किस तरह से इसके जो नंबर्स हैं आपको बढ़ते हुए जा रहे हैं, और भी अच्छे मार्जिन के साथ। ये है इसके प्रॉफिट, ये है इसके रेवेन्यू, दिस वन इज ऑल आर रेवेन्यूज एंड दिस वन इज ऑल प्रॉफिट। तो आपको किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं, एंड जो 2020 का गेम है, एक्चुअल गेम जो है, ये आपको समझ में आ रहा है यहां से, किस तरह से इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। अगर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें पिछले 4 साल में, यानी 18 में था 103, 100 सीआर के आसपास, ऐसे समझ लेते हैं हम, यानी 100 सीआर के आसपास। एंड अभी अगर बात करें 4 साल में 200 सीआर, यानी रफली इसका प्रॉफिट यहां से डबल हो चुका है, और उसको डबल होने 10 साल नहीं लगे, यानी 4 साल में ही हो चुका है। ये तो हमने डेटा जो देखा है, रिजल्ट देखा है, ये लॉन्ग टाइम में देखा है, पिछले 4 साल में। इस क्वार्टर में क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। सेल्स की बात करें, 72.15% की जंप आपको क्लियरली यहां पे दिख रही है। जस्ट जो पॉजिटिव बात होती है, वहीं बात करें प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपेयर करें इस साल से मार्च में, यानी 80% की आपको जंप, ऑलमोस्ट 81% की जंप, यानी जो कम नहीं होता, बहुत ही शानदार होता है। ईबिटा की बात करें, वहां पर भी आपको 81% की जंप नजर आ रही है। वहीं ईपीएस की बात करें, चीजें बढ़ी हैं तो ईपीएस भी बढ़ेगा, 2.74 से 4.5, रफली बात करें 5 के आसपास आ चुका है। यहां पे देखें कंपनी की बाकी डिटेल को, यानी थोड़ा सा इंटरनली समझने की कोशिश करें। ईपीएस आपको जो मिलेगा 4 के आसपास, अभी हमने जस्ट चेकआउट किया, 5 के आसपास आ चुका है, यहां पे वो 4 मेंशन है। चलिए नेक्स्ट बात करें, डेट कुछ भी नहीं है, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। कैश फ्लो पर शेयर जो कंपनी के पास निकल के आता है, वो निकल के आता है 6, एंड जो फ्री कैश फ्लो निकल अवेलेबल रह जाता है, यानी सब कुछ देने के बाद, सारे खर्चे निपटाने के बाद 5 के आसपास जो पॉजिटिव सा हमारे लिए हो जाता है। इनकम ग्रोथ आप यहां देख सकते हो, किस इनकम से कंपनी बढ़ रही है 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में। आपको बिल्कुल ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखा 5 साल में, 3 साल में, यहां पर 1 साल में आपको जरा सा एक डेंट नजर आ रहा है। वो आपको कंपेयर करने पर आपको यहां पे एक डेंट नजर आ ही रहा है, बट ये चीजें आगे बेहतर हो सकती है, ये पूरी इसकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। नेक्स्ट बात करें आरओई आप देख सकते हो 5 साल, 3 साल, 1 साल में, अच्छी बात है, एक अच्छा नंबर है। बात करें आरओसी, वहां पर भी कोई शिकायत का मौका नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं। उसके बाद प्रमोटर ने कोई प्लेज रखा है जी नहीं, लेकिन प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है उसे 20% के आसपास है। मेजोरिटी का है, मेजोरिटी है यहां, आप यहां देख सकते हो। पब्लिक के पास है 38%, डीआईएस का 33%, एंड जो एफआईएस का 8%, और ओनली प्रमोटर के पास है 20, यानी सबसे कम है। अगर एफआईएस के बात करें तो प्रमोटर के पास ही है, मेजोरिटी जो है वो मार्केट में ही है। अब डीआईएस के पास तो हमने देखा वो कौन से फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, वो आपके सामने है, वो 6 फंड आपके सामने है। सबसे पहले पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, इन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद कैनरा रेपको, उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर, एंड उसका एक्सेस ग्रोथ, एंड उसका एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड। ये वो 6 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब के बाद जो रेटिंग बन रही है, यानी एनालिस्ट की तरफ से जो मार्केट में बैठे हैं जानकर, 75% एज ऑफ नाउ के ऊपर बुलिश है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में बना हुआ है, वो हम जानते ही हैं। देखेंगे क्या होंगे लेवल्स एंड टारगेट। उससे पहले ना एक दफा इसकी जो रिटर्न प्रोफाइल है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। आप यहां देख पाओगे मैक्सिमम, इसका पूरा ट्रेंड है अभी तक का, आप यहां देख पाओगे इसने जो रिटर्न दिए हैं वो इस तरह से रिटर्न दिए, लेकिन जो एक्चुअल सर्ज आया है इसके, आप ये देख पाओगे, ये जो डिप आपको दिख रही है ना रफली 2020 के आसपास, उसके बाद ही यहां से एक अप ट्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा है। वहां क्या हुआ था, वहां हमने डेटा देखा किस तरह से जो मार्केट में पैसा आया था, किस तरह से लोगों ने अकाउंट खुलवाया, किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है। जब पिछले साल क्रैश आया था तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, लोग या फिर टाइम मशीन में पीछे चले गए थे। जो शेयर वो लोग खरीदना चाह रहे थे 5 साल 3 साल पहले, उस वक्त नहीं खरीद पाए थे, लोग टाइम मशीन में पीछे चले गए थे, और वहां से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद एक मार्केट में एक लिक्विडिटी आई, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से बुल रन आया। शॉर्ट टाइम में अगर देखें तो आप देखोगे 3 साल में भी इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है 244% का, 2 साल में 350% का, गुड, 1 साल में 289, ये अगेन गुड, एंड उसका 6 मंथ में पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 96% का रिटर्न, 3 महीने में 66%, 1 महीने में 22% का रिटर्न। वाईटीडी की बात करें, यानी 1 जनवरी से लेकर आज तक 89%, कभी भी इसने एज ऑफ नाउ निराश नहीं किया हुआ, क्लियरली यहां पे हमें दिख रहा है। इनके बाद अगर वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें, आप यहां देख सकते हो इंडस्ट्री पीएफ 55 और ये आपको 66, ये हमें क्लियरली यहां से भी बता रहा है
कहां से? जब हमने देखा कि इस तरह से रिटर्न दिए, यानी करेक्शन उस तरह से आया ही नहीं है, ना ही छोटे टाइम फ्रेम में, ना ही मंथली बेसिस पे, ना ही 6 मंथ पे, यानी अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली बना हुआ है एंड रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा ऊपर चले गए, यानी थोड़ा सा प्रीमियम हो चुके हैं, वो तो हो चुके हैं। ईपीएस की बात करो 15% के आसपास एज ऑफ नाउ है। आज के दिन जो डिलीवरी हुई है 47% के आसपास हुई है। इन सब के बाद अगर इसके चार्ट पे ऊपर नजर डालें, आप यहां पे देखोगे 1 मंथ का इसका चार्ट लगा हुआ है, यानी हर एक कैंडल में 1 मंथ बता रही है, एक महीने में क्या क्या हुआ सब कुछ बता रही है। लेकिन उसके बाद जो ध्यान देने की जरूरत है, जहां हमें बिल्कुल ये देख सकते एक टाइम है जब बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल कंसोलिडेशन चल रहा था, उसके बाद जैसे ही 2020 आया है, ये आप देख सकते हो, ये जो रेड कैंडल है ये आपको मार्च के आसपास दिख रही है, मार्च अप्रैल की। उसके बाद किस तरह से उसमें रन आया है, वही चीज है, वही डेटा, वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ वही हुआ है, किस तरह से इसमें बुल रन आया हुआ। उसके बाद शेयर ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। इस मंथ की जो कैंडल बन रही है वो अभी डोजी बन रही है, एग्जैक्टली किस तरह से अभी मंथ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किस तरह से बनेगा वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहां पे आप देखते हैं 1 डे के टाइम में, आप यहां देख सकते हो, यानी जो रेड लाइन भी इसने टच नहीं किया है, जो इसका 20 डे ईएमए है उसे भी टच नहीं कर रहा, उससे पहले ये निकल जा रहा है, यानी कि एक अच्छे से फॉर्मेशन के एक बढ़िया पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। 2-3 दिन बढ़ता है, अच्छा गेन होता है, उसके बाद 2-4 दिन या 1 हफ्ता कंसोलिडेट करता है, उसके बाद 2-3 दिन बढ़ता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, कुछ इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। कल की ही बात करें, कल जब मार्केट में शार्प एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी मॉर्निंग में, उसके बाद इसमें एक अच्छे लेवल पे एंट्री हुई है, एक अच्छे लेवल पे आया था, रफली बात करो 940 के आसपास आया था, 940 945 के आसपास आया था, एंड आज के दिन जो क्लोजिंग है 1007 के आसपास, यानी वहां से काफी बढ़ चुका है। एंड जो आज की जो कैंडल बनी है वो अगेन आपको यू तो ग्रीन है, लेकिन ऊपर से प्रेशर आया हो, वो एक बियरिश कैंडल है हमें, जो एक जनरली तभी बनता है जब एक नियर टर्म टॉप बन जाता है, तभी कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आता है, लेकिन इसमें करेक्शन तो हो नहीं रहा। तो अगेन ऐसा हो सकता है कि फिर से कुछ नीचे आए या फिर कंसोलिडेट करे, जिस तरह से इसका पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर समहाउ अभी है 1007 के आसपास, अगर यहां से हमें अगर मिल जाता है 960 या फिर 950, अदरवाइज 940 तो कल आया था, वहां आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते, किस तरह से करेगा वो, किस तरह से चार्ट बनेगा वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन 960 950 एक अच्छी बाइंग रेंज इसकी हो सकती है, जहां पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्राइवेट चैनल पर जोड़ने का प्रोसेस वो भी डिस्क्रिप्शन में, और फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम को चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जो मर्जी हो, जो आपको ठीक लगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।